हे एवरीवन, इमॉर्टल निंजा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नारुतो वाइज से हमें बताया जाता है कि जापान में एक मिस्टीरियस सी ट्राइब हुआ करती थी और लोग उसे कहते थे निंजास। और वो समुराइज इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उनके सामने अच्छे अच्छे योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। और जब भी उन समुराइज को कोई भी ऑर्डर मिलता था अपने लॉर्ड से, तो वो समुराइज उस काम को करने के लिए अपनी जान तक गंवाने से डरते नहीं थे। और तभी कई साल ऐसे बीत जाता है और जापान पे अमेरिका का राज आ जाता है। और जब नई कंट्री किसी कंट्री पे राज करती है तो उसके लॉ एंड ऑर्डर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो उन समुराइज को ना चाहते हुए भी अपनी सीक्रेट टेक्निक उन सबसे शेयर करनी पड़ी। और जो लोग इस बात को नहीं माने उन्हें जान से मार दिया गया। हमें ये भी बताया जाता है बहुत कम ही लोग थे जो कि अपनी सीक्रेट टेक्निक को बचा करके उन लोगों से तक छुपते हुए फिर रहे हैं और उनके सामने नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ जाएंगे तो उनकी जान चली जाएगी। और हमें ये भी बताया जाता है जो हमारा मेन लीड है लोगन, यानी कि हाइकन के फादर भी एक निंजा हुआ करते थे। और हाइकन के ही सामने उसके फादर की गर्दन इन लोगों ने, यानी कि अमरीकियों ने उसके सामने ही उसके फादर की गर्दन को काट दिया था। अब यहीं से हमारा ये नया एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाइगन ने उस निंजास के ग्रुप के लीडर को पकड़ के उल्टा टांग देता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था हाइगन की फैमिली को मारने के लिए। और यहाँ पे हाइगन उससे पूछ ही रहा होता है कि तुम्हें भेजने वाला कौन है। वो बंदा वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और सिर्फ हंस रहा होता है। और हाइगन वहाँ पे बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, वो बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं हाइगन ने एक बंदे को कॉल करके उससे पहले बुला लिया था। और एक बुढ़ा सा बंदा अपने हाथ में कुछ झोले और एक बैग ले करके जोकरों की तरह बनता हुआ आ रहा होता है। ये हाइगन का दोस्त होता है और एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। और तभी वो हाइगन को बिस्तर पे लेटा करके उसकी मलहम पट्टी करने लगता है। और तभी हाइगन को होश आ जाता है और वो कहता है कि अब यूँ मास्क लगा करके छुपते मत फिरो, क्योंकि उन लोगों ने कोई तरीका ढूंढ लिया है इस मास्क को डिटेक्ट करने का। और ये मास्क बनाने वाली उसकी वाइफ होती है और ये बुढ़ा जो होता है वो हाइगन का पार्टनर होता है। तभी उस बुढ़े की नज़र हाइगन के हाथ में पड़ जाती है और वो कहता है कि तुमने वो सीक्रेट टेक्निक शैडो स्मोक को यूज़ किया, कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी जान इसमें जा सकती थी। मगर हाइगन कहता है अब जीने का क्या ही फायदा। और तभी हाइगन याद करता है कि किस तरीके से उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक को वेक किया था अपनी बॉडी में कई सारे पिल्स को घुसेड़ करके। तभी वो डॉक्टर हाइगन को पलट देता है और वो जैसे ही पलटता है उसके पीठ में एक बहुत बड़ा घाव दिखता है। वो कहता है कि इतना बड़ा घाव, आखिर तुमने कितनों से फाइट की है हाइगन, और तुम जानते हो ना कि तुम्हारी पूरी पावर सील है अभी। और तभी हाइगन से वो बुढ़ा कहता है कि मैं फ़िलहाल के लिए तुम्हें कुछ इंजेक्शंस लगा करके और तुम्हारे सारे घाव को सिल दे रहा हूँ। तुम्हें लगभग 3 से 4 दिन बाद होश आएगा। तुम क्या इसके लिए तैयार हो? हाइगन कहता है कि मुझे बस तुम ठीक कर दो, मुझे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का बदला लेना है। तभी वो डॉक्टर किसी निडल से हाइगन को बेहोश कर देता है और कहता है कि फ़िलहाल के लिए तुम रेस्ट करो। और तभी हाइगन वहाँ पे बेहोश हो जाता है और उसकी नींद खुलती है। 3 दिन बाद वो उठता है तो वो खुद को काफ़ी फिट पा रहा होता है और उसके घाव काफ़ी हद तक भर चुके होते हैं। तभी हाइगन अपना बैग खोलता है जिसमें कई सारे फ़ोन्स और एक कार्ड होता है उसके ऊपर। ये वही कार्ड होता है जो कार्ड माइक ने उसे दिया था। हाइगन उस कार्ड को उठा करके कुछ पल के लिए सोचने लगता है और कहता है कि मैं इस कार्ड के बारे में बाद में सोचूंगा, फ़िलहाल के लिए मुझे उस निंजास के लीडर के पास चलना चाहिए। और वो उसके पास जाता है, उसके पेट में तलवार घुसेड़ के खूब तेज़ी से नीचे खींचने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें किसने भेजा था तो तुम अपना अंजाम समझ सकते हो। मगर वो बंदा शिनिगामी बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे ऐसे मारो या तड़पा करके, तुम किसी भी तरीके से मेरे मुंह को नहीं खुलवा सकते। और ये कह करके वो हंसने लगता है, जिसकी वजह से हाइगन का दिमाग फट जाता है और वो कई सारी शॉट्स को उसके अंदर घुसेड़ देता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं भी एक निंजा हूँ। और ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन आता है और उसे और टॉर्चर करता है। और ऐसा करते करते वो 1 हफ्ते तक उसे टॉर्चर ही करता रहता है, मगर वो बंदा अभी तक नहीं टूटता है। और हम देख पाते हैं कि उसके शरीर में कई सारी शॉट्स घुसी होती हैं और तब भी वो हंस रहा होता है। तभी हाइगन कहता है कि अब तुम्हारी मुक्ति का टाइम आ चुका है और उसके शरीर पे पेट्रोल छिड़क देता है। और तभी वो शिनिगामी बोलता है कि तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे बच्चे को मार रहा था तो वो मछली की तरह छटपटा रहा था, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो। मुझे बहुत मज़ा आया था उसे मार करके। और जब मैं तुम्हारी बीवी के मुलायम बदन को छू करके उसके अंदर चाकू घुसेड़ रहा था,
तब तो मुझे और सुकून मिल रहा था। वो जब मर रही थी तो उसकी साँसें जैसे थम रही थी, उसकी साँसों को सुन कर के मुझे और मज़ा आ रहा था। यकीनन मैंने आज तक जितने भी शिकार किए हैं, ये मेरा सबसे बेस्ट शिकार था। तभी आइगन उसके करीब आता और कहता है कि ये सारी यादें आज मैं तुम्हारे आँखों में दफ़न कर दूँ। माचिस जला कर के उसकी ओर देखने लगता है और कहता है कि जब तक तुम्हारी खाल जल कर के नीचे पिघल नहीं जाएँगी, तुम्हारी हड्डियाँ जल कर के सिकुड़ नहीं जाएँगी, तब तक तुम तड़पोगे और मैं तुम्हें आखिरी दम तक ऐसे तड़पते हुए देखूँगा। मगर तभी शिनोगामी कहता है मारना है तो एक बार में मार दो, मुझे ऐसे मत मारो। मगर वहाँ पे हाइकन उसे जला के राख कर देता है और बैठ कर के उसकी मौत को देखता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एफबीआई का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक अपने सीनियर के पास खड़ा होता है और उसका सीनियर कहता है कि जितने भी यहाँ पे कांड हुए हैं उन सारी चीज़ों को हाइड कर दो और ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पे बंद कर दो। माइक कहता है सर, उसका बॉस कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, जो मैंने कहा है वो जाके करो। माइक तुरंत एमा के पास आता है और कहता है कि एमा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सीनियर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एमा कहती है अगर सीनियर्स इस बात को दबा रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई बड़ी बात होगी, बेहतर यही है कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाएं और दूसरे केस पे फोकस करें। मगर माइक का यहाँ पे मन नहीं लग रहा होता है। तभी एमा कहती है कि मैंने लोगन के बारे में पता किया और चौंकाने की बात है कि लोगन नाम की कोई भी फैमिली इस दुनिया में है ही नहीं, कि उसी तरीके से है जैसे कि बाकियों की यानी कि और विक्टिम्स की मौत हुई है और वो लोग जैसे कि इस दुनिया के है ही नहीं। ये बात सुन कर के माइक और एमा वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें वही खंडर फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइगन बैग पैक कर रहा होता है कहीं जाने के लिए और तभी उसके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लग जाती है और वो कहता है कि अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारी पहचान को अब और नहीं छुपा सकती। वो पता नहीं कैसे हमारी पहचान को जान जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाइगन की वाइफ ने ही बनाया था इन सब की पहचान को हाइड करने के लिए। और तभी हम देखते हैं हाइगन कई जगह कई अलग अलग सी सिटी में सफ़र करता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, मगर वो वहाँ पे किसी को नहीं पाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। इसलिए वो गम में एक बार में जा कर के वहाँ पे ड्रिंक करने लगता है और तभी कुछ ऑफिसर आ जाते हैं और उस बार वाले से हफ्ता वसूल करने लगते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तभी उन दोनों पुलिस वालों में से एक मोटू पुलिस वाले की नज़र हाइगन पे पड़ जाती है और वो अपनी मौत को दावत कर देने के लिए उसके पास चला जाता है और कहता है कि हम यहाँ पे पैसे वसूल कर रहे हैं और तुम मज़े से दारू पी रहे हो, बेहतर यही होगा कि तुम इस बार से दफ़ा हो जाओ और हमें यहाँ पे खड़े होकर के सलामी पेश करो। और ये कह कर के हाइगन को वो ढकेलने जा रहा होता है, मगर हाइगन उसके हाथ को ही वहीं पे तोड़ देता है। ये देख कर के दूसरा पुलिस वाला एकदम शॉक में आ जाता है। हाइगन कहता है कि खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा छुआ। वो कुछ पैसे रख के ड्रिंक के वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरा पुलिस वाला उसे मारने के लिए आता है। तभी हाइगन अपने एक ही पंच औरा से उसे काफ़ी दूर ढकेल देता। वो सीधा बार में जाकर के घुस जाता है और ये देख कर के आसपास के लोग एकदम दहल जाते हैं और हाइगन चुपचाप बाहर निकल आता है उस बियर बार से और कहता है कि ये नासमझ पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। मेरा मन कर रहा था कि मैं इन लोगों को जान से मार दूं, मगर मैं फ़िलहाल के लिए अपनी वाइफ़ के कातिल को ढूँढना चाहता हूँ। और तभी उस पुलिस वाले की कार देख कर के हाइगन को याद आता है, उसे शायद माइक को कॉल करना चाहिए और तभी उसके कार्ड को वो देखने लगता है और वो ना चाहते हुए भी माइक को कॉल करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एफबीआई का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और एमा वहाँ पे वीआर गेम खेल रही होती है, जो कि ऑस्कर गेमिंग कंपनी ने बनाया होता है। और मेरे ख्याल से ये ऑस्कर गेमिंग कंपनी कहीं ना कहीं इस सारे हत्याकांड से जुड़ी होती है। और तभी माइक वहाँ पे आराम कर रहा होता है और अपने सामने एमा को देख रहा होता है और वो काफ़ी परेशान होता है। और तभी उसे कॉल आती है अननोन नंबर से और माइक कहता है हेलो कौन। तभी वहाँ से आवाज़ आती है लोगन, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। तभी माइक एमा को इशारा करता है कि जल्दी से ट्रैक करो इस कॉल को। तभी माइक कहता है कि कौन लोगन, लोगन नाम का तो कोई भी बंदा इस दुनिया में है ही नहीं। तभी लोगन कहता है कि तुम बेवजह मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, शायद तुम अभी छोटे बच्चे हो जो तुम कोशिश कर रहे हो मुझ जैसे लोग को ट्रैक करने की। यहाँ पे एमा उसे ट्रैक करने की कोशिश करी होती है। तभी माइक अपने फ़ोन को तोड़ के फेंक देता है और फिर दोबारा कॉल करता है और कहता है कि माइक, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो ये बचकानी हरकत छोड़ दो।
और मुझे ट्रैक करना बंद करो, यूँ बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तभी माइक भी रेडी हो जाता है और कहता है कि लोगन, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, कल तुम एक रेस्टोरेंट में मिलोगे। और माइक इस रेस्टोरेंट का नाम बता देता है, मगर इस रेस्टोरेंट का नाम हमें नहीं बताया जाता और एमा फिर से एक बार फेल हो जाती है और माइक उस फ़ोन को तोड़ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि हाइगन बहुत पहले ही उस रेस्टोरेंट के पास आकर के उसे ऑब्ज़र्व करने लगता है और तभी वो देखता है कि हाइगन वहाँ पर अकेला आ रहा होता है उस रेस्टोरेंट में और माइक उस रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाता है और तभी उसका ऑनर कहता है कि देख माइक, पिछली बार जब तू मिलने के लिए किसी बंदे से मेरे रेस्टोरेंट में आया था तो तूने मेरे पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दिया था। इस बार तूने ऐसा कुछ किया तो मैं 4 गुना कंपनसेशन लूँगा तुझसे। भाई तू इस चीज़ को भूलना मत। तभी माइक कहता, बुड्ढे सटकी, तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाएगा और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वो बुड्ढा कहता है कि अभी कुछ डिलीवरी बॉयज़ आएंगे यहाँ से सामान लेने के लिए, तो उन्हें ले जाने देना और अपनी गन दिखा करके झूठा दोस्त मत दिखाना। और तभी हम देखते हैं हाइगन अंदर आ जाता है और हाइगन ने पहले ही इस पूरे रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया था और हाइगन अंदर जैसे ही आता है वो बुड्ढा ऑनर उसे देख करके वहाँ से चला जाता है और हाइगन माइक के पास आकर के बैठ जाता है और तभी माइक कहता है कि तुम हो कौन। तभी हाइगन कहता है मैं लोगन, और तभी वो माइक का कार्ड दिखाता है। कार्ड होता है तो माइक ने लोगन को दिया था, मगर माइक कहता है ये कार्ड तो मैंने लोगन को दिया था, ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया। तभी हाइगन कहता है कि मैं ही लोगन हूँ, मगर इस बात को सुन करके माइक उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो और कुछ नहीं। अगर तुम ही लोगन हो तो तुम अपना फेस क्यों ढक करके आए हो। हाइगन कहता है कि बस मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जितनी भी मौतें हुई हैं क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो। मगर माइक कहता है मैं कुछ नहीं जानता। तभी हाइगन कहता है कि अगर तुम कोई भी छोटी से छोटी बात जानते हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मगर माइक फिर वही रिप्लाई करता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और कहता है कि अगर तुम लोगन हो तो तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है किसी भी गवर्नमेंट फाइल में। ये कह करके तुरंत माइक अपनी गन को हाइगन के सामने रख देता है और कहता है कि चुपचाप तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, यही तुम्हारे लिए चौक, और मैं यहाँ पे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया था क्योंकि मैं इन सब मांजरे से पर्दाफाश करने वाला हूँ और आज अगर तुम नहीं चले तो मैं यहाँ तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी हाइगन वहाँ पे चुपचाप बैठा होता है और तभी एक डिलीवरी बॉय आता है और सामान लेकर के वहाँ से चुपचाप जल्दी से भाग जाता है और तभी वहाँ पे एक और डिलीवरी बॉय आता है और चुपचाप वहाँ खड़ा होता है। तभी माइक कहता है कि चुपचाप जाओ और अपना सामान लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी तशरीफ में ये गोली उतार दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं वो डिलीवरी बॉय तुरंत हाइगन के ऊपर अटैक कर देता है और हाइगन उसके अटैक को डॉज करता है और उसके पास एक चेन होती है जिसकी वजह से वो हाइगन के मास्क को काट देता है। जब माइक हाइगन के चेहरे को देखता है वो कहता है कि तुम तो लोगन नहीं हो, तुम हो कौन। मगर वहाँ पे हाइगन उस बंदे से फाइट कर रहा होता है। तभी माइक को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसका साथ दे और तभी वो हाइगन का साथ देने के लिए उस बंदे के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। मगर वो बंदा उसकी सारे की सारी गोलियों को डॉज कर देता है और अपनी उन दोनों छोटी सी तलवार से सारी गोलियों को काट देता है और तुरंत वहाँ पे माइक के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो अटैक जैसे ही माइक को लगने वाला होता है तुरंत उन दोनों के बीच में हाइगन आकर के माइक को बचा लेता है और यहाँ पे माइक के जान में जान आती है। और तभी वो बंदा जो डिलीवरी बॉय निंजा होता है वो अपने पीछे से 2 रोबोटिक हैंड निकाल लेता है और यहाँ पे हाइगन के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी हाइगन एक क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करके अपने पीछे 4 हाथ और जनरेट कर लेता है, उस बंदे से फाइट करने लगता है। और यहाँ पे हाइगन उस बंदे के ऊपर भारी पड़ रहा था, तभी वो बंदा अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से वो भी अपने 2 क्लोन बना देता है और वो दोनों क्लोन मिल करके हाइगन से फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हाइगन कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा होता है मगर हाइगन हार नहीं मानता है। तो वो लोग जैसे ही हाइगन के सामने आते हैं हाइगन तुरंत वहाँ पे रखी हुई शराब को अपने मुंह में रखता है और लाइटर चला करके उन लोगों के ऊपर फायर अटैक कर देता है। उन लोग जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं हाइगन उनके ही शॉट से उनकी गर्दन के काट के दीवार में फाड़ देता है। ये सब चीज़ देख करके माइक की पूरी हवा टाइट हो जाती है, उसके पैर भी काम नहीं कर रहे होते हैं और तभी वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम लोगन नहीं हो। और ये कह करके वो हाइगन की ओर बढ़ने लगता है। तभी हाइगन कहता है कि मैं ही लोगन हूँ और तभी वो अपने गर्दन पे उसी बटन को फिर से प्रेस करता है जिसकी वजह से वही डिजिटल मास्क अपीयर हो जाता है और हाइगन का चेहरा लोगन की तरह दिखने लगता है।
माइक अभी तक शॉक में होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हाइगन कहता है कि मैं एक निंजा हूँ और ये सब भी एक निंजा हूँ। और तभी हाइगन देखता है कि बाहर गाड़ी रुकी है और उसमें से कई सारे लोग निकल के उस रेस्टोरेंट में गोलियां चलाने लगते हैं और हाइगन तुरंत माइक को पकड़ के छुपा देता है और तभी वो बंदे रॉकेट से अटैक कर देते हैं। हाइगन माइक को तो बचा लेता है और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, माइक अपने चारों ओर देखता है, वहाँ पे हाइगन नहीं होता है, वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं हाइगन दूर से माइक को देख रहा होता है और तभी माइक अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को देखता है और कहता है क्या ये आखिर कैसा हथियार था कि इसने मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट को भी फाड़ दिया। और इस वेपन पे तो ज़रा से भी खरोच नहीं आई है, बल्कि यहाँ पे इतनी तगड़ी फाइट हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि हाइगन दूर से खड़े होकर के सिर्फ उसको देख रहा होता है। यहीं पे हमें ऑस्कर गेमिंग की कंपनी के ऑनर का फेस दिखाया जाता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। ये एक पोस्टर होता है बस, और ये लोग कहीं ना कहीं इन सारे कांड में मिले होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है एक बड़े से हॉल में एक बुढ़ा सूप पी रहा होता है और तभी उसके पास जाई नाम का एक बंदा आके बोलता है कि हम लोग फिर से नाकाम हो गए, हाइगन अभी भी जिंदा है। और तभी वो बुढ़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसने ही ऑर्डर दिया था हाइगन को जान से मारने के लिए। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड नहीं अपलोड करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक।